ओके गाइज, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग हिंदी। अब हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सीटेट 2024 का ही है ये पेपर, लेवल 2 वालों के लिए, लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 1 ली थी, ठीक है। आई रिपीट, लैंग्वेज 1 वालों के लिए है, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 91 to 91 क्वेश्चंस हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो साहित्य है वो समाज को क्या करता है, कंटिन्यूटी प्रदान करता है। साहित्य और समाज का क्या है, गहरा संबंध है। गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज के विशृंखलित होते सिद्धांत और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। जो साहित्य होता है यानी कि जो म्यूजिक है या लिटरेचर है, उसके जरिए हम क्या करते हैं, समाज के जो भी सिद्धांत होते हैं या फिर जितने भी मूल्य होते हैं उनको हम उसमें उकेरते रहते हैं, उनको हम उसमें डिस्क्राइब करते रहते हैं। तो उससे उनकी जो चिंता होती है वो क्या होती है, कंटिन्यू रहती है। वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर, जितने भी हमारे काल रहे हैं उनका जो बंधन है उसको तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो। मतलब साहित्य जो है उसमें मानवीय सत्य जो है उसकी व्याख्या होनी चाहिए और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो कि आप कैसे लोगों के अंदर संवेदनाओं को जागृत करके आस्था को जागृत कर सकें। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। साहित्य के जरिए जैसे जैसे समाज में जो जो चेंज होता है, जो जो मूल्य चेंज होते हैं, जो भी परिवर्तन होता है, वो सब हम क्या करते हैं, अच्छे से उसमें डिफाइन करते हैं। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। कुछ आपको भी पता है कि कुछ पोइट ऐसे होते हैं या कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं जो पूरे युगों युगों तक याद किए जाते हैं, ठीक है, जिनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं। मतलब वो जिस तरीके से अपनी पोयम को लिखते हैं ना, तो उनके जो थॉट्स होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, बिल्कुल फ्रेश, और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती है। जैसे हरिवंश राय बच्चन थे, महादेवी वर्मा थी, तो इनकी कुछ रचनाएं जो है वो समाज को क्या करती हैं, जागृत करने का काम करती हैं। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता बल्कि मनुष्य में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। मतलब जो साहित्यकार है उसकी जो पर्सनैलिटी है या फिर उसका जो व्यक्तित्व है वो केवल आपकी प्रॉब्लम्स को ही जज नहीं करेगा, बल्कि मनुष्य के अंदर जो विश्वास है उसको बचाए रखने की भी वो कोशिश करते हैं। क्योंकि कई कविताएं ऐसी होती हैं जो आपके अंदर एंथुजियाज्म लाती हैं, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती हैं, आपको कुछ काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है, जो पाठकों का मनोरंजन करे, जो समाज का दर्पण हो, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे और जो बिखरते सिद्धांत की चिंता करे। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। अगर इसको देखें तो ये रहा कि वही साहित्य काल के बंधन को तोड़कर उसकी सीमा से परे जाकर कालजयी बन पाता है जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मानवीय सत्य की व्याख्या करने वाला। दूसरा है कालजयी जो है उससे क्या मतलब है, जो काल विशेष में बंधा हुआ हो, जो हर काल में प्रासंगिक हो, काल विशेष की सही व्याख्या करता हो, अल्प काल तक रहने वाला। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि कालजयी जो है उसका मतलब क्या होता है, जो हर काल में क्या हो, प्रासंगिक हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे प्रेजेंट काल हो, चाहे फ्यूचर हो, हर काल में कैसा हो, वो प्रासंगिक होना चाहिए। मतलब हर काल से वो साहित्य जो है वो रिलेट करे। तो ये क्या होता है, कालजयी। जो काल विशेष में बंधा हुआ हो नहीं, तो फिर वो कालजयी कैसे होगा, कालजयी मतलब जो काल पे विजय प्राप्त कर ले। काल विशेष की सही व्याख्या करता हो तो फिर वो ही काल में बंध के रह गया, अल्पकाल तक, अल्पकाली तो वैसे ही नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। मतलब किस तरह के साहित्यकार जो है वो हमें हर युग में चाहिए, जो समाज को जागरूक करते हैं, जो समाज का मनोरंजन करते हैं, जो समाज को नैतिक बनाते हैं, या फिर जो समाज का विकास करते हैं। तो हमें कैसे साहित्यकारों की आवश्यकता बनी रहती है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो समाज को जागरूक करते हैं। समाज का मनोरंजन करने के लिए तो बहुत लोग होते हैं, हम आपस में बात करके एक दूसरे को एंटरटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए साहित्यकार की जरूरत नहीं है। समाज का विकास थोड़ा बहुत सही है, ठीक है, जो समाज को नैतिक बनाए ये भी सही हो सकता है, लेकिन हर युग में हमें कौन से साहित्यकार चाहिए, जो समाज को हमेशा जागरूक करने का काम करते हैं। साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। जो साहित्यकार है उन्होंने समाज की ऐसी कौन सी स्थिति है जिसकी पहचान करने का उन्होंने कोशिश की है। विकास की ओर अग्रसर समाज, उन्नतशील समाज,
पतन की ओर जाता हुआ समाज और बिखरता हुआ समाज। तो जो साहित्यकार हैं उन्होंने पतन की ओर जो जाता हुआ समाज है उस स्थिति को पहचान के लोगों को जागरूक करने का काम किया है। ठीक है, तो साहित्यकारों ने समाज की कौन सी स्थिति पहचानी है जहां पे समाज जो है वो पतन की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, विकास की ओर अग्रसर तो अच्छी चीज है, उन्नतशील ये भी पॉजिटिव है। बिखरता हुआ नहीं, यहाँ पे लोगों ने क्या पहचाना है, पतन की ओर जाता हुआ। तो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। जो आपने अभी पैसेज पढ़ा उसके अनुसार जो साहित्य है उसमें किस टाइप की चिंता आपको झलकती दिखाई दी। समाज के आधुनिक होने की, मूल्यों के बिखरने की, नए सिद्धांत के बनने की और सामाजिक विघटन की। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, मूल्यों के बिखरने की। ठीक है, तो जो साहित्य है उसमें क्या चिंता दिखती है हमको कि जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, समाज, एक बार बताइए पतन की ओर समाज कब जाएगा, जब आप अपने मूल्य छोड़ने लग जाते हो, जब आप अपने धर्म को छोड़ने लग जाते हो, जब आप लोगों की रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हो। तो जैसे जैसे आप ये चीजें करने लगते हो अपने आप समाज पतन की ओर जाता है। और जब समाज पतन की ओर जाएगा यानी कि मूल्य जो है, आपके नैतिक मूल्य जो है वो बिखरना स्टार्ट हो गए हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपसे पूछा है विश्रंखलित में प्रत्यय है, लित, त, इत और खलित। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इत। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा इसका, विश्रंखल प्लस इत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विश्रंखल प्लस इत। तो ये क्या बन जाएगा, विश्रंखलित। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है, यानी कि बदतर जो है उसका हमें मतलब बताना है। अभिमानी, बेईमानी, अत्यधिक बुरा और दुराचारी। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अत्यधिक बुरा। ठीक है, बद से बदतर होना यानी कि बुरे से बुरा होना। तो अभिमानी अलग चीज होती है जिसको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब प्राउड हो। बेईमानी जो बहुत ज्यादा बेईमानी करता हो। दुराचारी जिसका आचार अच्छा ना हो। अत्यधिक बुरा यानी कि बदतर, समाज के अत्यधिक बुरे होने की स्थिति। नेक्स्ट इज विश्वास शब्द का अर्थ है विश्व में, विश्व से संबंधित नियम, तत्व ज्ञान संबंधी और निश्चित धारणा। तो यहाँ जो इसका मतलब होता है, विश्वास क्या होती है, विश्वास होता है जब आप किसी के लिए, एक बोलते हैं ना कि किसी में आप बिलीव करते हैं, ठीक है, वो जो कहे वो आपको हमेशा सही लगता है, तो वो होता है विश्वास। तो विश्वास शब्द का मतलब क्या होगा, एक निश्चित धारणा जिसको लेके हम सामने वाले पे आंख बंद करके यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं। विश्व से संबंधित नियम नहीं, तत्व ज्ञान संबंधी नहीं, विश्व में नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निश्चित धारणा। समाज को गति कौन प्रदान करता है, विज्ञान, तकनीकी विकास, शिक्षा और साहित्य। ऑब्वियसली ये पूरा पैसेज किस पे बेस्ड था, साहित्य पे। तो आंसर क्या होगा, साहित्य। कि समाज को गति कौन प्रदान करता है, साहित्य। कैसे करते हैं, समाज के बिखरे हुए जो मूल्य हैं उनको समझकर, समाज को पतन की ओर जाता हुआ देखकर, लोगों को जागरूक करके, ये सारी चीजें जो है वो समाज को गति प्रदान करने में मदद करती हैं। अब है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये वर्ड्स है, ये आपके क्वेश्चन है 100 to 105, इनके आंसर हमको करने हैं। दिव साफ सान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरा चल में चंचलता का नहीं कहीं आवाज, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास बिलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। मतलब बेसिकली इसमें क्या बताने की कोशिश की है कि जो नेचर है उसको डिफाइन करने की कोशिश की है, ठीक है, कि कैसे जो है शाम का टाइम हो रहा है, जो संध्या बेला है वो कैसे आसमान से उतर रही है, जो सुंदर परी सी है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है, चंचलता जो है वो कहीं कहीं फील हो रही है, उसके जो होठ है वो थोड़े मतलब मधुर मधुर हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो नेचर जो है उसके बारे में डिफाइन करने की कोशिश की है। घुंघराले बाल है, दिव सावसान का संधि विच्छेद है, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या बताना है, दिव सावसान का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा दिवस प्लस अवसान, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अ, यहाँ हो जाएगा ए प्लस ए मिलके क्या बनाते हैं आ। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा दिवस प्लस अवसान। तो 100 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। दिवा प्लस अवसान नहीं, ये गलत हो जाएगा। दिवसा प्लस वसान ये तो हो ही नहीं सकता।
दिवस प्लस अवसान नहीं, दिवस अवसान का संधि विच्छेद क्या होगा, दिवस प्लस अवसान। ठीक है, ये जो सा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस ए बाइंड हो रहे हैं जिसकी वजह से वो आ बन गया है। पद्यांश में प्रकृति किसका चित्रण हुआ है, प्रकृति का, नवचेतना का, वेदना का और प्रेम भाव का। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, प्रकृति का। अभी मैंने पूरा डिफाइन किया था कि पूरा नेचर जो है उसको बताने की कोशिश की है। नवचेतना होती है जब आप किसी चीज को नए तरीके से समझने की कोशिश करते हो या फिर नई तरीके से चेतना डेवलप होती है। ना प्रेम भाव होगा, ना वेदना होगी, ना नवचेतना होगा, यहाँ क्या होगा, प्रकृति का। हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मेघ, आकाश, संध्या और तिमिर। हृदय राज की रानी यानी कि हृदय पे राज करने वाली रानी, ये किसके लिए यूज हुआ है, बादलों के लिए, आकाश के लिए, संध्या के लिए, तिमिर के लिए। अगर आप इस पूरे पैसेज को ढंग से पढ़ोगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि ये किसके लिए यूज हुआ है, संध्या के लिए। कैसे, ये देखिए, मेघ में आसमान से उतर रही है, समय कौन सा है, दिवस अवसान का, यानी कि संध्या का समय है। मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हृदय राज की रानी किसके लिए यूज हुआ है, संध्या। और हृदय राज वर्ड यहाँ क्या था, हृदय राज की रानी का वह करता अभिषेक। संध्या सुंदरी किस तरह से आकाश से उतर रही है, तारों भरे आकाश से, चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से, बादलों से भरे आकाश से, सूर्य लालिमा से भरे हुए आकाश से। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बादलों से जो भरा हुआ आकाश है वहां से संध्या सुंदरी जो है वो नीचे उतर रही है। ये देखिए, मेघ में आसमान से उतर रही है यानी कि बादलों से भरा हुआ एक आसमान है जहां से वो संध्या परी जो है वो धीरे धीरे नीचे उतर रही है। ना तो इसमें तारों भरे आकाश है, ना ही चंद्रमा की रोशनी है, ना ही सूर्य की लालिमा है, बल्कि क्या है, बादलों से भरा हुआ एक आकाश। नेक्स्ट है, किसके हंसने की बात की गई है, मेघ, तारा, संध्या और आकाश। ये पूरी जो पोयम है ना वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये पूरी पोयम बेस्ड है आपकी किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि किसके हंसने की बात की गई है। अगर हम इसमें देखें, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आवास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अदर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास बिलास, हंसता तो है केवल तारा एक। तो हंस कौन रहा है यहाँ पे, तारा। तो यहाँ क्या होगा, किसके हंसने की बात की गई है, तारा जो है उसके हंसने की बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है, मतलब पूरी जो पोयम है उसमें कौन सा अलंकार है जिसको सबसे ज्यादा यूज किया गया है, अतिशयोक्ति, अनुप्रास, यमक, मानवीकरण। अतिशयोक्ति होता है जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में हाइपरबोल, जिसमें आप किसी भी चीज को इतना ज्यादा कंपेयर कर देते हो कि मतलब बिल्कुल ही लिमिटलेस कंपैरिजन होता है। ठीक है, अनुप्रास होता है जिसमें किसी भी एक लेटर या किसी एक वर्ड जो है उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिट्रेशन। यमक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही वर्ड जो है वो 1 से 2 बार रिपीट होता है। मानवीकरण होता है जिसमें हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर देते हैं, जैसे सूरज हंस रहा है, सूरज हंस सकता है, नहीं हंस सकता, पत्तियां मुस्कुरा रही हैं, ये सब क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे पूछा है कि पद्यांश में कौन सा अलंकार जो है वो सबसे ज्यादा मुखरित है, तो वो क्या हो जाएगा, मानवीकरण। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेचर जो है वो उसको ऐसे बिठाया गया है कि किसी ह्यूमन बीइंग जो है उसका हम परिचय करवा रहे हैं। जैसे संध्या सुंदर परी सी, संध्या परी सी कैसे हुई, ठीक है, आसमान से उतर रही है, संध्या उतर कैसे सकती है। ठीक है, दूसरा हंसता है तारा एक, तारा कैसे हंस सकता है, गुथा हुआ उन घंघराले काले काले बालों से, यानी कि जो बादल हैं उनको किससे कंपेयर किया है, काले काले बालों से। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार। अध्यापक शिक्षार्थी और सामग्री पर टेस्ट और आकलन का क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, यहाँ से आपकी जो है वो पेडागोजी जो है वो उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अध्यापक शिक्षार्थी और सामग्री, इन पर टेस्ट और आकलन का क्या प्रभाव पड़ता है। कार्पस इफेक्ट, भाषा परीक्षण का प्रभाव, कक्षाई प्रभाव और पुनर्वलन। तो जो टीचर है या स्टूडेंट है या फिर जो सामग्री है उन पर जब हम जो टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है आपके भाषा परीक्षण का प्रभाव। ठीक है, बाशवेक इफेक्ट, इसमें क्या होता है, आप बच्चे को टाइम टाइम पे फीडबैक देके उसमें चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, तो टीचर्स पे, स्टूडेंट्स पे और जो सामग्री है उस पे टेस्ट और आकलन का क्या प्रभाव पड़ता है कि जो भाषा परीक्षण है उसको चेक किया जा सकता है। ठीक है, जहां भी हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है वी कैन डू सम इंप्रूवमेंट। क्लियर। विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह
बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है, अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है, बच्चे की भाषा को तो समुन्नत करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं, प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है। ठीक है। जो योगात्मक द्विभाषावाद होती है, योगात्मक द्विभाषावाद मतलब जहाँ पे आप बाईलिंगुअल मेथड जो है उसको यूज करते हो, तो जो स्कूल्स हैं उनमें एडिशनल जो बाईलिंगुअल है उसको अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो संस्कृति होती है और बच्चे की जो भाषा है उसको क्या करता है, ये महत्व देता है। एडिशन में आपने दोनों बाईलिंगुअल मेथड यूज किया, मतलब दो लैंग्वेज यूज की और दोनों कैसी हैं, जुड़ी हुई। तो बच्चा जिस कल्चर माहौल से आता है, कि जिस भी कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, तो उसकी संस्कृति को तो आप इंपॉर्टेंस दे ही रहे हो, प्लस उसकी जो भी लैंग्वेज है हम उसको भी सेम टाइम पे प्रायोरिटाइज करते हैं। क्लियर। इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में नहीं, संस्कृति को तो करता है लेकिन भाषा को नहीं, ये दोनों को ही करता है, संस्कृति को भी और उसकी भाषा को भी। भाषा के विकास में अवरोध नहीं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। भाषागत कार्यशैली जैसे स्वर शैली, तान, बलागात और लय, इनको क्या कहा जाएगा। जो भाषागत कार्यशैली होती है, जैसे कहाँ पे हमें कितना इंटोनेशन करना है, मतलब कितना लाइन को खींचना है, कितना हमें एम्फेसाइज करके उस लाइन को बोलना है, कहाँ तार खींचना है, कहाँ छोड़ना है, तो ये सब जो होते हैं लय, तान, बलाघात, स्वर शैली, इन सबको क्या कहेंगे, काव्य, ध्वन्यात्मकता, छंदशास्त्र, प्रशासनिक, अध्यादेश या फिर प्रैग्मेटिक। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी छंदशास्त्र, क्योंकि जो छंदशास्त्र होती है उसी के अंदर हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जब आपने छंद पढ़े होंगे तो छंद में होता है कि छंद को लय के साथ गाया जाता है, ठीक है, उसको एक तान के साथ खींचा जाता है, जहां उसको ऊपर तक ले जाने की जरूरत होती है वहां आवाज को ऊपर तक खींचा जाता है, फिर एकदम से छोड़ा जाता है। क्लियर। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में संविधान के अनुसार अंग्रेजी जो है वो सह राजकीय भाषा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा लिंग्वा फ्रैंका है। ठीक है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है, सही नहीं है, क्योंकि संस्कृत जो है वो आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है। भारत का जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूची है, 12। उसकी 8वीं अनुसूची में जो है अपनी कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मणिपुरी है, कोंकणी है, बोडो है और मैथिली है, बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी है। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी जो है वो सह राजकीय भाषा है। बिल्कुल सही बात है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से अंग्रेजी जो है वो कई जगह यूज की जाती है। हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा लिंग्वा फ्रैंका है। बिल्कुल सही। लिंग्वा फ्रैंका का मतलब होता है, मान लीजिए आप हिंदी स्पीकिंग है, ठीक है, आप किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में गए, वो लोग जो है कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, तो एक कॉमन लैंग्वेज होती है जिसमें आप दोनों इजीली कम्युनिकेट कर सके। तो जैसे इंग्लिश जो है वो मान लीजिए बाहर के लोगों के लिए इजी लैंग्वेज होती है, तो उसमें क्या होता है, हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है। तो वो होती है लिंग्वा फ्रैंका, एक कॉमन लैंग्वेज जिसमें आप दोनों अपने आप की जो कम्युनिकेशन है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सटेंड कर पाएं। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है। संस्कृत जो है वो बहुत प्राचीन भाषा है, ये कभी भी आपकी आधुनिक भाषा नहीं हो सकती। हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा है। बिल्कुल सही बात है। लिंग्वा फ्रैंका है, हिंदी में ही हम सब लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है। यानी कि भाषा की कक्षा है जिसमें विद्यार्थी जो है यानी कि स्टूडेंट जो है वो टीचर के निर्देशन में, मतलब टीचर क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, ग्रुप बनाकर क्या किया है, टॉपिक पर एक एडवर्टाइजमेंट देना है। तो इस तरीके से भाषा का सीखना क्या कहलाता है, सहयोगात्मक अधिगम, प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता, भाषाई खेल, निर्देशन और परामर्श। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है। सहयोगात्मक अधिगम होता है जिसे हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, जिसमें एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे की हेल्प करके आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे टीचर जो है वो, मतलब स्टूडेंट जो है वो टीचर के डायरेक्शन में, निर्देशन में यहाँ क्या है, ग्रुप बना लिया। ग्रुप का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को सपोर्ट करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और ग्रुप बनाकर दिए गए टॉपिक पे वो एक एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। तो उसमें सारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक्टिव लर्निंग होगी, कोई भी बच्चा पैसिव रूप से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रुप में सारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। तो ये जो लैंग्वेज लर्निंग है ये क्या होगी, सहयोगात्मक अधिगम, जिसे हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसपे सबसे ज्यादा फोकस किसने किया था, लेव वाइगोत्स्की ने।
भाषाई खेल क्या होते हैं? खेल खेल के अंदर आप बच्चे को भाषा सिखा देते हैं। प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता आपको पता है, कंपटीशन। निर्देशन और परामर्श होता है जहां टीचर के अंडर आप कोई चीज सीखते हो या फिर टीचर जो है वो आपको कोई गाइड करता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? कोई भी एक टीचर है जिसने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा यानी कि रेस्टोरेंट से जुड़े कुछ वर्ड्स जो है डिक्शनरी उससे परिचित कराने वाला काम दिया। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना, व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना, अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना, समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो डिक्शनरी होती है, ठीक है, कोश विषयक सामग्री जो है उससे परिचित करवाना। मान लीजिए अगर मैं आपको कोई वर्ड दे दूं फैमिली, ठीक है, अब मैं बोलूं कि फैमिली से रिलेटेड जितनी भी डिक्शनरी है उससे परिचित करने वाला मैंने आपको कोई काम दिया, तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे? फैमिली रिलेशंस, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे? फादर आता है फैमिली में, मदर आती है फैमिली में, ब्रदर आते हैं। तो जितने भी वर्ड्स आपको फैमिली से रिलेटेड लगेंगे आप धीरे धीरे क्या करेंगे? डिक्शनरी जो है उससे बच्चों को धीरे धीरे आप उससे फैमिलियर करवाते चले जाएंगे। इसमें व्याकरणिक सामग्री से हम परिचित नहीं करवाते हैं। अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित नहीं, ये भी नहीं होगा। समालोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन होता है जिसमें बच्चा जो है वो चीजों को एनालाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आदि है? एक होता है अधिगम और एक होता है अर्जन, ठीक है। अर्जन जो होता है ना, एक्विजिशन, वो नेचुरली होता है। मान लीजिए आप पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन आपका फ्रेंड जो है वो तमिल है, तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे अपने आप उस बच्चे की लैंग्वेज जो है उसको एक्वायर करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन लर्निंग जो होती है ना, अधिगम, ये एक पर्टिकुलर स्पेस पे ट्रेन टीचर जो होते हैं उनके अंडर में सीखा जाता है। अब है कि अधिगम का कौन सा मत है जो इस बात में यकीन रखता है कि मौखिक या फिर अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। मतलब बेसिकली आदत निर्माण जो है उस पर सबसे ज्यादा किसने काम किया है? तो यहाँ क्या होंगे आपके? बिहेवियरिस्ट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यवहारवादी, ठीक है। संज्ञानवादी कौन थे? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। और व्यवहारवादी कौन थे आपके? पावलोव हो गया, वॉटसन हो गए, ये सब कौन थे आपके? व्यवहारवादी, ठीक है, जिन्होंने अनुबंधन जो है वो स्थापित करने की कोशिश की थी। जब आप उद्दीपक और अनुप्रिया के बीच में संबंध स्थापित करते हैं तो वो क्या होता है? आप धीरे धीरे नेचुरली रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। तो कौन सा मत है जो इस बात में यकीन रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा जो होती है वो आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? वो क्या होगा आपका? व्यवहारवादी, जिन्हें हम बोलते हैं बिहेवियरिस्ट। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? कोई भी स्टोरी है वो कहाँ पे बनी है और क्या टाइम है, तो वो क्या कहलाता है? थीम, सेटिंग, कथानक और क्लाइमैक्स, ठीक है। यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेटिंग। थीम क्या होती है? थीम होता है कि कहानी किस चीज पे बेस्ड है, दैट इज योर थीम। प्लॉट होता है कि किस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। क्लाइमैक्स होता है एंडिंग, कि अपन बोलते नहीं है मूवी का क्लाइमैक्स क्या है। और फिर अपन ये भी पूछते हैं कि मूवी का प्लॉट क्या है, मूवी मतलब क्या है, स्टोरी क्या है, मूवी की थीम क्या है। और सेटिंग क्या होता है कि किसी भी स्टोरी का टाइम और जगह, ठीक है। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को, मतलब भाषा की कोई कक्षा है जिसमें टीचर ने क्या किया? स्टूडेंट्स के ग्रुप को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा। पूरा मतलब जो प्रॉपर्टी डीलिंग है वो वाला एक्ट करने को कहा और शेष बच्चों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। तो इस विधि को क्या कहा जाएगा? रोल प्ले, अभिनय की कक्षा, ड्रामा, निर्देशन, ठीक है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी रोल प्ले। ड्रामा होता है जिसमें हम बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनको प्ले करते हैं। निर्देशन होता है जब आप किसी डायरेक्शन में किसी चीज को परफॉर्म करते हो। अभिनय की कक्षा जहाँ पे आप किसी भी चीज का रोल करना सीखते हो। लेकिन रोल प्ले होता है जब आप किसी भी चीज का रोल प्ले करने के लिए कैपेबल होते हो। जैसे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर का कोई बच्चा रोल कर रहा है तो वो क्या है? रोल प्ले। मकान मालिक का कोई रोल प्ले करेगा, किराएदार का कोई रोल प्ले करेगा। जो रोल प्ले होता है ना, इसकी एज सच कोई स्टोरी नहीं होती, लेकिन ड्रामा जो होता है ना, इसकी एक प्रॉपर एक स्टोरी होती है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1।
कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका, रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? मतलब कक्षा 5 की क्या है? लैंग्वेज टीचर है। वो अपनी कक्षा में लैंग्वेज टीचिंग के लिए डेली अलग अलग टाइप की सामग्री लाती है, जैसे न्यूज़पेपर ले आई, भोजन तालिका ले आई, रेल यात्रा की टिकट ले आई। तो वो ये क्या करना चाह रही है अधिगम के लिए? अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री यूज कर रही है। वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सिखाने में मदद कर रही है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है? लर्निंग एड्स यूज कर रही है। वो क्या कर रही है? क्लास में रियलिया जैसी चीजें जो हैं उनको लेके आ रही है, जिससे बच्चे जो हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट कर सकें। यहाँ पे बच्चा मल्टी लैंग्वेज सीखने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखे। यहाँ कोई भी बच्चा इंग्लिश जो है उसको सीखने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है? नहीं। वो क्या कर रही है? अधिगम को और ज्यादा रियल और यूजफुल बनाने के लिए जो प्रमाणिक सामग्री है, जो बच्चा डेली लाइफ में देखता है, उनको यूज करता है, उसको क्लास में लाके टीचिंग जो है उसको और ज्यादा इफेक्टिव बना रही है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। किसी भी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? यानी कि जो लिसनिंग होती है उससे जुड़ी कोई भी अगर एक्टिविटी है उसकी प्लानिंग करते समय कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है? रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना, बोलने की गति, वक्ता का जेंडर, वक्ता की संख्या। तो यहाँ ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जेंडर। जब आप किसी भी लिसनिंग एक्टिविटी की प्लानिंग कर रहे हो, कोई भी आपको जैसे रेडियो एफएम हो गया, कुछ भी हो गया, तो जब हम उसको सुनते हैं तो हम किन चीजों पे ध्यान देते हैं कि रिकॉर्डिंग जो है उसको बीच बीच में थोड़ा सा पॉज किया जाता है, ठीक है। दूसरा, किस स्पीड से आप बोल रहे हो। अगर फ्लुएंटली बोला जाए और 100 की स्पीड से बोला जाए तो सामने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। वक्ताओं की संख्या कि कितने स्पीकर्स जो है एट ए टाइम प्रेजेंट हैं जो बोल रहे हैं। लेकिन जेंडर क्या है स्पीकर का, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक स्पीकर होता है, एक रिसीवर होता है और एक क्या होता है? मैसेज, ठीक है। लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो स्पीकर है उसका जेंडर क्या है, वो मेल है, फीमेल है, डजंट अफेक्ट। भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? बहुभाषावाद होता है जहां पे बच्चा एक से ज्यादा लैंग्वेज जो है उसको यूज करता है, और बहुभाषावाद जो होता है वो हमेशा एज एन एसेट यूज होता है। ये कभी भी एक हिंड्रेंस का काम नहीं करता। संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना चाहिए। विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बननी चाहिए। भाषा, अस्मिता और संस्कृति ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती हैं। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? कम्युनिकेशन से सामाजिक संबद्धता जो है वो स्थापित होती है। भारत में जो बहुभाषावाद है यानी कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, उसमें एक टीचर के लिए क्या समझना जरूरी है कि जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करते हो, जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, उससे उतना ज़्यादा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्थापित होगा। मान लीजिए कोई तमिल स्पीकिंग है, कोई तेलुगु स्पीकिंग है, कोई हिंदी स्पीकिंग है, कोई पंजाबी स्पीकिंग है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग है। अब आप जितना ज़्यादा लैंग्वेज जानते हो उतना ज़्यादा आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो? एक सोशल इंटरेक्शन जो है उसको एस्टेब्लिश करते हो। अब मान लीजिए मुझे हिंदी आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, तो मैं इंग्लिश में आगे कम्युनिकेट कर ही नहीं सकती। क्योंकि ना तो सामने वाला मुझे समझ पाएगा ना मैं उसको। तो वहां क्या हो जाएगा? हम सोशल इंटरेक्शन जो है वो फिनिश हो जाएगा। अल्पसंख्यक भाषा को प्रभुत्वशाली भाषा में मिला देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो अल्पसंख्यक भाषाएं हैं उनको मिक्स कर दो। विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति? नहीं, एक भाषा नीति तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। भाषा, अस्मिता और संस्कृति भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है? ऐसा भी नहीं है। यहाँ क्या है? जितना ज्यादा आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा लैंग्वेज आप जानते हो, जितना ज्यादा बहुभाषावाद आप हो, उतना ज्यादा कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होगा और एक सोशल इंटरेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश होगा। भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल होते हैं? रिसेप्टिव जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, एक तो होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। लिसनिंग क्या होती है? रिसेप्टिव होती है, यानी कि आप इसमें सिर्फ सुनते ही सुनते हो, ठीक है। दूसरा रीडिंग, ये कैसी होती है? रिसेप्टिव। इसमें क्या होता है? पैसिव होते हो। क्लास में टीचर आया, पोडियम पे खड़ा होके बोल के गए, तो वो क्या है? आपने सिर्फ सुना। आप बुक खोल के पढ़ रहे हो तो कुछ उसमें इंटरेक्शन नहीं हो रहा, दिस इज ओनली रिसेप्टिव, मतलब आपने सिर्फ ग्रहण किया। और एक होता है डिक्लेरेटिव, उसमें क्या होता है? स्पीकिंग और राइटिंग। जब हम बोलते हैं तो वो क्या होता है? सामने वाला आपको सुनता है,
तो उसमें क्या किया आपने, डिक्लेयर किया। राइटिंग, जब आप किसी चीज को लिख के रिप्रेजेंट करते हो। तो ग्राह्य कौशल कौन से हो जाएंगे, श्रवण और पठन। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। श्रवण में क्या शामिल है, यानी कि सुनने में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ध्वनि सुनना, ध्वनियां जैसी हैं तदनुसार डिकोड करना, विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ध्वनि की पहचान करना और उसका अर्थ निकालना। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, इस टाइम मैं बोल रही हूँ तो मैं स्पीकर हुई, लेकिन आप क्या हुए, लिसनर हुए। तो अब आपकी जो लिसनिंग स्किल है उसमें क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैं बोल रही हूँ उन ध्वनियों की आप क्या करो, पहचान कर पाओ। क्योंकि जब तक आपके फोनेटिक्स ही क्लियर नहीं होंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है, और फिर उसके बाद उसका मीनिंग निकालना। अगर आप मीनिंगफुल मीनिंग नहीं निकाल सकते किसी भी वर्ड का, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि सामने वाला आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ध्वनि सुनना सही हो सकता है, लेकिन जैसी ध्वनि है वैसा ही डिकोड कर देना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं जैसा बोल रही हूं आप एज इट इज उस चीज को डिकोड नहीं कर सकते, आप हमेशा उसको अपने वर्ड्स में फ्रेमिंग करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, स्लाइटली करेक्ट, कि जो भी कन्वर्सेशन हमारे बीच में चल रहा है उसको थोड़ा सा मालूम करना। विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, तो वो इस लिसनिंग में नहीं होता है। नेक्स्ट इज कॉलम ए में भाषा शिक्षण की विधियां हैं और कॉलम बी में उनकी समझ या संबंधित गतिविधियां हैं, उनको हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, भाषा शिक्षण को पढ़ाने की विधियां, और यहाँ संबंधित गतिविधि, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद, वेस्ट क्या, नवीन मेथड। तो अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सी एक्टिविटी किस मेथड से रिलेटेड है। अब संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण क्या होता है, कम्युनिकेटिव, यानी कि बच्चे को आप इंडक्टिव तरीके से पढ़ाइए, बच्चे को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाइए, बच्चे को मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके जाइए, बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करके आप बच्चे को न्यू नॉलेज दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके सॉरी थोड़ा सा गलत हुआ है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण जो होता है इसमें क्या होगा, सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुसार भाषा। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज टीचिंग होती है उसमें सामाजिक रूप से जो स्वीकृत भाषा है और कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, क्या कहना है, उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। यानी कि कम्युनिकेशन किस तरीके से और कितना प्रॉपर वे में आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है उसमें व्याकरण को हम आगमनात्मक तरीके से पढ़ाते हैं, इसमें हिंदी जो है उसको यूज नहीं किया जाता। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि जो भी टारगेट लैंग्वेज है उसको डायरेक्टली आपको अप्रोच करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो लिखित साहित्यिक सामग्री होती है उसका यूज करते हैं। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या होगा, हम वर्ड बाय वर्ड बच्चे को ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं। ठीक है, ये ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं होता है क्योंकि वर्ड टू वर्ड जब आप बच्चे को ट्रांसलेट करके बता रहे हैं तो वो टारगेट लैंग्वेज को इतना इफेक्टिव तरीके से नहीं सीख पाएगा। ये कैसी अप्रोच होती है, डिडक्टिव। वेस्ट की नवीन मेथड, ये किसमें होता है, मौन पठन। जब आप साइलेंट रीडिंग करते हो तो वेस्ट का जो न्यू मेथड है उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।